पता है, जब हम किसी फिजिकल बीमारी की जांच की बात करते हैं तो हम लोग एकदम एकदम सटीक जवाब की उम्मीद करते हैं, एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। हाँ बिल्कुल, एक क्लियर कट रीजन चाहिए होता है हमें। वही तो, जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई तो डॉक्टर एक्सरे देखेगा, उसमें एक सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिखेगी और वो पॉइंट करके कहेगा, देखिए ये रही समस्या और यहाँ हमें प्लास्टर बांधना है। मतलब एक बहुत ही सीधा कॉज और इफेक्ट का मामला होता है। एकदम सही कहा। ये काफी सीधा और स्पष्ट होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये बाइनरी सिस्टम है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और इस स्पष्टता से ना इंसान को एक अजीब सी मानसिक तसल्ली मिलती है। इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हम चीजों को बहुत क्लियर बॉक्सेस में देखना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम सामने दिखे ताकि हम उस पे हथौड़ा मार सकें, उसको फिक्स कर सकें। सही बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की या अपनी आदतों को बदलने की या किसी भी ऐसे इम्प्रूवमेंट की जो लंबे समय तक टिके, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, वहां कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती। हाँ, हम एक ऐसे जोन में उतर जाते हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर असल में वो उतना ही धुंधला, पेचीदा और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब लोग सालों तक नए साल का एक सी रेजोल्यूशन बनाते हैं और अगले साल फिर उसी पॉइंट पर खड़े होते हैं। असल में ये एक भ्रम का दायरा है, और ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम प्रॉब्लम को एक एक गलत लेंस से देख रहे होते हैं। गलत लेंस से? हाँ, मतलब हम बीमारी कुछ और समझते हैं और इलाज किसी और चीज का कर रहे होते हैं। हम सबको लगता है कि समस्या ये है कि हम अपने गोल्स तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन रूट कॉज वहां नहीं है। तो रूट कॉज कहाँ है? असल समस्या खुद उस गोल या लक्ष्य तय करने की पूरी प्रोसेस में ही छुपी होती है। अरे वाह! और आज की इस गहन चर्चा का मेन उद्देश्य यही धुंधलापन दूर करना है। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये एक ऐसी किताब है जो सफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देती है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों सिर्फ आउटकम्स यानी परिणामों पर आधारित गोल्स तय करना लंबे समय के इम्प्रूवमेंट के लिए एक बहुत ही फ्लॉड या दोषपूर्ण स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। और कैसे उन गोल्स की जगह अगर हम रिपीटेबल सिस्टम्स यानी दोहराए जाने वाले सिस्टम्स अपना लें तो परमानेंटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी कुछ नया सीखना चाहते हैं या किसी नए विषय की तह तक जाना चाहते हैं बिना इंफॉर्मेशन ओवरलोड के, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान फेल क्यों होता है। सही बात है। हम सबने बचपन से यही सुना है ना कि बड़े गोल्स बनाओ, लक्ष्य ऊंचा रखो। हर कोई जनवरी में गोल्स बनाता है। हाँ, और फरवरी आते आते सब वापस अपने पुराने रूटीन में, जिम खाली हो जाते हैं। वही तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस की जड़ तक जाएंगे। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। गोल्स काम क्यों नहीं करते? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले गोल और सिस्टम के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर करना होगा। हाँ, ये फाउंडेशन है। इसके बिना आगे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो स्कॉट एडम्स का एक बहुत ही शानदार विचार है इस बारे में। वो कहते हैं कि गोल्स उन आउटकम्स के बारे में हैं जिन्हें कोई हासिल करना चाहता है, जबकि सिस्टम्स उन प्रोसेसेस के बारे में हैं जो उन आउटकम्स तक ले जाती हैं। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। मान लीजिए एक बास्केटबॉल कोच है, उसका गोल क्या होगा? किसी बड़ी चैंपियनशिप को जीतना, ऑब्वियसली। बिल्कुल, ये क्लियर आउटकम है। लेकिन उसका सिस्टम क्या है? उसका सिस्टम होगा नए खिलाड़ियों को रिक्रूट करने का तरीका, उनकी डेली प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर, उनका रिकवरी रूटीन क्या है, और असिस्टेंट कोचेस के साथ मिलकर डेली स्ट्रैटेजी बनाना। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोच अपना पूरा टाइम स्कोरबोर्ड देखने में तो वेस्ट नहीं कर सकता ना। सही पकड़ा आपने। अगर वो मैच के दौरान सिर्फ स्कोरबोर्ड को ही घूरता रहेगा तो वो गेम पर फोकस ही नहीं कर पाएगा और टीम हार जाएगी। एग्जैक्टली। और यहीं पर गोल सेटिंग की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, जिसे साइकोलॉजी में सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। वेट, सर्वाइवरशिप बायस, ये टर्म तो सुना है, पर गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ जीतने वालों की बात कर रहे हैं। हाँ। ये एक ऐसा कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट है जो हमारी सोच को पूरी तरह भटका देता है। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम तुरंत मान लेते हैं कि उसके बड़े गोल्स ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ,
टीवी पर इंटरव्यूज में विनर्स हमेशा कहते हैं मैंने बचपन से ही गोल्ड मेडल जीतने का गोल रखा था। वही तो। लेकिन अमन, हजारों लोगों को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं जिनका गोल बिल्कुल वही सेम गोल्ड मेडल जीतना था, पर वो जीत नहीं पाए। ओह, मतलब हर ओलंपियन जो ट्रैक पर उतरता है वो गोल्ड मेडल ही जीतना चाहता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई बस हवा खाने आया है। बिल्कुल। जॉब इंटरव्यू के लिए आने वाला हर कैंडिडेट वो जॉब चाहता है। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के गोल्स एकदम सेम होते हैं। ये पॉइंट सच में बहुत डीप है। अगर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों लोगों के गोल्स एक ही हैं, तो लॉजिक के हिसाब से गोल वो फैक्टर तो हो ही नहीं सकता जो उनके बीच का डिफरेंस बनाता है। एग्जैक्टली। सफलता का असली कारण कुछ और ही होता है, और वो असली कारण उनका सिस्टम होता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया और हिस्टोरिक एग्जाम्पल है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। अच्छा, साइकिलिंग टीम। हाँ, देखिए, 1 सदी से भी ज्यादा यानी लगभग 110 सालों तक ब्रिटिश रोड साइक्लिस्ट ने टूर de फ्रांस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रेस में एक बार भी जीत हासिल नहीं की थी। 110 साल, ये तो सच में बहुत लंबा वक्त है। बहुत लंबा। और ओलंपिक्स में भी उनका परफॉर्मेंस एवरेज से काफी नीचे था। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था कि यूरोप की एक बहुत बड़ी साइकिल कंपनी ने तो उन्हें अपनी साइकिल्स बेचने से ही इनकार कर दिया था। अरे वाह, मतलब उन्हें डर था कि उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अगर लोग देखेंगे कि ये हारी हुई टीम हमारी साइकिल चला रही है तो हमारी सेल्स गिर जाएंगी। तो क्या उन 110 सालों में टीम ने जीतने का गोल नहीं रखा होगा? हर साल वो यही सोचकर जाते होंगे ना कि इस बार तो जीतना है। वही तो पॉइंट है। गोल तो हमेशा से वही था, लेकिन 2003 में पूरी पिक्चर बदल गई। तब डेव ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। और उन्होंने आके क्या किया? खिलाड़ियों को नई मोटिवेशनल स्पीच दी? नहीं, उन्होंने आकर खिलाड़ियों को गोल्स रखने के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक नई फिलॉसफी लागू की जिसे कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को अलग अलग करो और हर हिस्से में सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट लाओ। सिर्फ 1%? हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही मामूली लगता है। 1% से क्या ही बड़ा फर्क पड़ जाएगा ऐसी इंटरनेशनल रेस में। सुनने में मामूली लगता है, पर जब आप ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे हिस्सों में 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसका जो कंपाउंड इफेक्ट होता है वो मैजिक जैसा होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे डेव ब्रेल्सफोर्ड ने क्या किया, टायर्स पे थोड़ा सा अल्कोहल रगड़ना शुरू करवाया ताकि ग्रिप बेहतर हो सके। उन्होंने अपनी टीम के पूरे ट्रक को अंदर से सफेद रंगवा दिया। वेट, ट्रक को सफेद क्यों? साइकिलिंग स्पीड का और ट्रक के पेंट का आपस में क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। सफेद रंग पर धूल का छोटा सा कण भी आसानी से दिख जाता है, और यही वो धूल है जो अगर साइकिल के गियर्स या चेन में चली जाए तो परफॉर्मेंस कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्लो हो सकती है। ओ भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सर्जन्स को बुलाकर खिलाड़ियों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि उन्हें सर्दी जुकाम कम हो और उनकी प्रैक्टिस मिस ना हो। अरे वाह! हर एथलीट के लिए अलग अलग मैट्रेसेस और तकियों की टेस्टिंग की गई ताकि उन्हें परफेक्ट नींद आए और रिकवरी फास्ट हो। उन्होंने गोल नहीं बदला, उन्होंने अपने सिस्टम को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या रहा? मतलब इतने छोटे चेंजेस से सच में कुछ हुआ? रिजल्ट तो हिस्ट्री में दर्ज है। बस कुछ ही सालों के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए, और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में तो उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टूर de फ्रांस में भी लाइन से जीत हासिल की। ये तो एकदम उस लॉटरी टिकट वाली बात जैसा हो गया। लॉटरी टिकट कैसे? मतलब अगर सिर्फ जीतने का गोल रखने से जीत मिल जाती तो लॉटरी का टिकट खरीदने वाला हर इंसान आज करोड़पति होता, क्योंकि लाइन में खड़ा हर इंसान जीतने के गोल से ही तो टिकट ले रहा है ना। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन देखिए, यहां मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। मुझे ये तो समझ आ गया कि गोल हमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का डिफरेंस नहीं बताता, लेकिन गोल सेट करने में एक्चुअली नुकसान क्या है? अगर कोई सिस्टम फॉलो कर रहा है और साथ में एक बड़ा गोल भी रखता है तो इसमें बुराई क्या है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, गोल रखने में ऐसी कोई बुराई नहीं है अगर वो सिर्फ एक डायरेक्शन सेट करने के लिए हो। प्रॉब्लम तब आती है जब हम पूरी तरह से उस आउटकम या गोल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके 2 बहुत बड़े साइकोलॉजिकल नुकसान हैं। अच्छा, पहला नुकसान क्या है? पहला ये कि गोल अचीव करना सिर्फ एक मोमेंटरी चेंज होता है।
मतलब वो प्रॉब्लम की रूट कॉज को ठीक नहीं करता, बस टेम्परेरीली एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ, हमने कुछ हासिल कर लिया है। मैं इस इल्यूजन या भ्रम वाली बात को थोड़ा और डीपली समझना चाहता हूँ। तो एक मेसी रूम का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का कमरा बहुत बिखरा हुआ है, कपड़े यहाँ वहाँ फेंके हैं, किताबें जमीन पर हैं। वो इंसान एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और कमरा साफ करने का गोल बनाता है। हाँ, और फिर एक दिन छुट्टी वाले दिन फुल मोटिवेशन के साथ साफ करने लगता है। बिल्कुल। वो मोटिवेशनल गाने लगाता है, 2 घंटे मेहनत करता है और कमरा चमका देता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कमरा तो साफ हो गया ना, गोल अचीव्ड। कमरा साफ होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचिए, अगर उस इंसान ने अपनी उन आलसी आदतों को यानी उस सिस्टम को नहीं बदला जिसकी वजह से कमरा गंदा हुआ था, तो क्या होगा? जैसे बाहर से आके जैकेट सीधे बेड पर फेंक देना या किताब पढ़ के टेबल पर ही छोड़ देना। ओह, तो इसका मतलब 2-4 दिन में वो कमरा वापस वैसे ही कबाड़ा बन जाएगा। एग्जैक्टली। उस इंसान को वापस से उसी गंदगी में जीना पड़ेगा और फिर से एक नया मोटिवेशन और नया गोल ढूंढना पड़ेगा उस कमरे को दोबारा साफ करने के लिए। सही बात है, क्योंकि लाइफ का डिफॉल्ट स्टेट तो एंट्रोपी यानी अव्यवस्था ही होता है। अगर आपने चीजों को उनकी जगह पर रखने का सिस्टम नहीं बनाया तो चीजें खुद तो चलकर अपनी जगह पर जाएंगी नहीं। एकदम सटीक बात कही। आउटकम्स या रिजल्ट्स कभी प्रॉब्लम नहीं होते। प्रॉब्लम वो सिस्टम होता है जो उन रिजल्ट्स को बार बार क्रिएट करता है। अगर हम सिर्फ आउटकम्स को ठीक करते हैं तो हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, एक्चुअल बीमारी का नहीं। यानी रूट कॉज वही का वही है। हाँ, अगर आप इनपुट्स को ठीक कर लें तो आउटपुट्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मशहूर फुटबॉल कोच बिल वॉल्श का एक बहुत बढ़िया कोट है, द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर आप प्रोसेस पर ध्यान दोगे तो स्कोर अपने आप बन जाएगा। ये तो वैसे ही हुआ ना कि अगर किसी को बैक पेन है और वो रूट कॉज जैसे कि अपने बैठने का पोस्चर या मसल वीकनेस, उसको ठीक करने के बजाय रोज एक पेन किलर खा ले, तो पेन किलर बस एक टेम्पररी भ्रम देगी। जैसे ही असर खत्म होगा, दर्द फिर से वापस आ जाएगा। ये एक बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। और अब आते हैं गोल्स के दूसरे बड़े नुकसान पर, वो है योयो इफेक्ट। योयो इफेक्ट मतलब जो खिलौना नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर आता है। हाँ, वही। ये ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी रेस या मैराथन के लिए महीनों तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने निकल जाते हैं रोज। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो रेस का दिन आता है और वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं, उसके अगले दिन से क्या होता है? वो हफ्तों तक अपने रनिंग शूज छूते तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका गोल तो पूरा हो गया ना। जिस टारगेट डेट के लिए वो रोज सुबह उठ रहे थे, वो डेट निकल गई। अब उनके पास दौड़ने का कोई रीजन ही नहीं बचा। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा फोकस किसी एक फिक्स्ड गोल पर टिका होता है, तो उस गोल के पूरा होते ही आपके पास आगे बढ़ने के लिए बचता क्या है? कुछ भी नहीं। दिमाग को मिलने वाला वो गोल ओरिएंटेड डोपामीन अचानक ड्रॉप हो जाता है। गोल सिर्फ एक बार जीतने के लिए होते हैं, लेकिन सिस्टम्स उस खेल को लंबे समय तक खेलते रहने के लिए होते हैं। अगर आपका सिस्टम सेट है तो फिनिश लाइन क्रॉस करना सफर का अंत नहीं होगा, वो बस एक माइलस्टोन होगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट है। हाँ, पूछिए। अगर हम लोग गोल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दें तो क्या इससे इंसान की एम्बिशन खत्म नहीं हो जाएगी? मतलब बिना गोल्स के लाइफ थोड़ी डायरेक्शनलेस नहीं लगेगी, और वो जो एक हैप्पीनेस मिलती है ना कुछ बड़ा अचीव करने पे, क्या वो छिन नहीं जाएगी? ये डाउट बहुत कॉमन है, पर साइकोलॉजी इसे थोड़ा अलग तरीके से देखती है। सच तो ये है कि गोल बेस्ड थिंकिंग इंसान की हैप्पीनेस को बढ़ाती नहीं है, बल्कि उसे बहुत बुरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देती है, लिमिट कर देती है। रिस्ट्रिक्ट कर देती है? वो कैसे? क्योंकि ये हमारे दिमाग को एक ईदर और, यानी या तो ये या फिर वो वाले कॉन्फ्लिक्ट में फंसा देती है। इंसान जाने अनजाने में खुद से बोलता है कि जिस दिन मुझे वो प्रमोशन मिलेगा तब मैं फाइनली खुश होऊंगा, या जब मेरा वेट 10 किलो कम हो जाएगा तब मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। ओह, मतलब हम आज की खुशी को फ्यूचर के लिए गिरवी रख देते हैं, और अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ तो हम खुद को एक फेलियर मान लेते हैं, भले हमने उस जर्नी में बहुत कुछ सीखा हो। एकदम सही। ये खुशी को हमेशा कल पर टालने का एक मेंटल ट्रैप है। इसके ऑपोजिट सिस्टम बेस्ड थिंकिंग इस बीमारी का सबसे बढ़िया एंटीडोट है।
जब इंसान एंड प्रोडक्ट के बजाय उस प्रोसेस से प्यार करने लगता है तो उसे खुश होने के लिए किसी डेस्टिनेशन का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, क्योंकि प्रोसेस तो रोज चल रही है। बिल्कुल। जब भी आपका सिस्टम एक्टिवली काम कर रहा होता है तब आप सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। सक्सेस कोई एक फ्यूचर मोमेंट नहीं रह जाती, वो एक डेली एक्सपीरियंस बन जाती है। ये पर्सपेक्टिव सच में बहुत आज़ाद करने वाला, बहुत फ्रीइंग है। हमें हमेशा होराइजन को घूरते नहीं रहना है, बल्कि आज के छोटे कदम को एंजॉय करना है। जेम्स क्लियर की किताब का एक कोट है जो शायद इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. ये इस पूरी बुक का शायद सबसे पावरफुल सेंटेंस है। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हमारे पास वक्त कम होता है या जब हमारी पूरी विल पावर ड्रेन हो चुकी होती है, तब हम अपने उन बड़े और आदर्श गोल्स की तरफ नहीं भागते। तो हम क्या करते हैं? उस वक्त हमारा दिमाग पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ढूंढता है, यानी सबसे आसान रास्ता। और वो सबसे आसान रास्ता हमारा वही पुराना डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है। अगर आपका अंडरलाइंग सिस्टम खराब है तो आप अपने आप उसी लेवल पर गिर जाएंगे, चाहे आपके गोल्स आसमान छूने वाले ही क्यों ना हो। ये बात बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल इशू आता है। मान लीजिए किसी ने ये चर्चा सुनी, उसने डिसाइड किया कि वो गोल्स की जगह एक मस्त सिस्टम बनाएगा। वो रोज अपनी आदतों में 1% इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, जिम जा रहा है या कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है। हाँ, फिर भी शुरू के कुछ हफ्तों में या महीनों में उसे कोई विजिबल रिजल्ट क्यों नहीं दिखता? अगर सिस्टम सच में इतना पावरफुल है तो लोग कुछ ही हफ्ते में फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप क्यों कर देते हैं? ये गिव अप करना ना ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इसका रिलेशन हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से है। किताब में इस स्पेसिफिक फेज को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी अंतर्निहित क्षमता का पठार कहा गया है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, हमारा दिमाग नेचुरली इमीडिएट रिजल्ट्स चाहता है। हमारे पूर्वजों को जब भूख लगती थी वो शिकार करते थे और तुरंत खा लेते थे। उन्हें डिलेड रिटर्न्स की कोई समझ नहीं थी। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में ऑलमोस्ट हर बड़ा और अच्छा काम एक डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में होता है, जहां मेहनत आज करनी है पर रिजल्ट सालों बाद मिलेगा। इसको किसी विजुअल तरीके से समझ सकते हैं क्या? मुझे वो बर्फ के पिघलने वाला एग्जाम्पल काफी सही लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, वो आइस क्यूब का एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट है। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने टेबल पर बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा है। कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपको ठंड लग रही है। ठीक है। अब धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28, 30, 31 डिग्री हो जाता है जी। लेकिन टेबल पर रखी वो बर्फ वैसी की वैसी ही है। उसमें सिंगल ड्रॉप का बदलाव नहीं आया। तो जो बाहर से देख रहा होगा उसे तो लगेगा कि यार इतनी देर से हीटर चल रहा है, एनर्जी बर्न हो रही है, पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब बेकार है। बिल्कुल, उसे लगेगा कि सारी मेहनत वेस्ट जा रही है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस करना है, वो बर्फ अचानक पिघलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पॉइंट करने वाली बात यह है कि 31 से 32 तक का वो सिर्फ 1 डिग्री का चेंज था, राइट? हाँ। जो देखने में पिछले बदलावों जैसा ही लगता है, जैसे 26 से 27 था। लेकिन असल में उस एक आखिरी डिग्री ने पूरी स्टेट ही चेंज कर दी। क्योंकि वो 1 डिग्री अचानक से कहीं से नहीं टपका, वो पिछले सारे टेम्परेचर चेंजेस की एक स्टोर्ड एनर्जी या संचित परिणाम था। एकदम सही। जब लोग शुरू में कोई सिस्टम अप्लाई करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो उन्हें लगता है उनका एफर्ट वेस्ट हो रहा है, पर मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। वो बस उस बर्फ के टुकड़े की तरह स्टोर हो रही होती है। ये वैसा ही है जैसे भूकंप आने से पहले जमीन के नीचे सालों तक टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रेशर बनता रहता है और एक दिन अचानक वो झटके से बाहर आता है। अरे वाह, यही वजह है कि दुनिया जिसे ओवरनाइट सक्सेस या रातों रात मिली कामयाबी कहती है, वो असल में 25 से 31 डिग्री तक की वो छुपी हुई मेहनत होती है जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। एग्जैक्टली। लोगों को सिर्फ वो 32 डिग्री वाला पिघलाव दिखता है और उन्हें लगता है कि ये तो अचानक से रातों रात हिट हो गया। और अगर हम इस 1% इम्प्रूवमेंट का मैथ देखें तो वो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। मैथ कैसे? अगर कोई इंसान पूरे 1 साल तक रोज अपने अंदर सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करता है तो साल के एंड में वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 37 टाइम्स यानी 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वाह। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंडिंग रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इसीलिए स्टार्टिंग फेज और रिजल्ट दिखने के बीच का जो गैप होता है
उसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी कहते हैं। निराशा की घाटी। यानी लोगों को लगता है मैं पिछले 1 महीने से रोज जिम जा रहा हूँ, डाइट भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वजन 100 ग्राम भी कम क्यों नहीं हुआ। हाँ, और इसी घाटी में आकर लगभग 90% लोग अपने बनाए हुए अच्छे सिस्टम्स को छोड़ देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह रखा है कि इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को पार कैसे किया जाए। वो क्या चीज है जो किसी इंसान को इस मुश्किल दौर में अपने सिस्टम से चिपकाए रख सकती है। क्योंकि देखिए, सिर्फ विल पावर के भरोसे तो हम रोज सुबह पुशअप्स नहीं मार सकते ना। ये इस पूरे टॉपिक का सबसे गहरा और सबसे जरूरी हिस्सा है। इस निराशा की घाटी से बाहर निकलने का और सिस्टम पर टिके रहने का अल्टीमेट तरीका अपने बाहरी रिजल्ट्स को बदलना नहीं है, बल्कि अपनी इंटरनल आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदलना है। पहचान को बदलना? हाँ, किताब में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं। जैसे एक प्याज की परतें होती है ना, वैसा ही। वो 3 लेयर्स कौन से हैं? पहला और सबसे बाहरी लेयर है आउटकम्स या परिणाम को बदलना, जैसे डिसाइड करना कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है। दूसरा मिडिल लेयर है प्रोसेसेस या प्रक्रिया को बदलना, जैसे सुबह उठकर जिम जाने का नया रूटीन सेट करना। और जो तीसरा और सबसे कोर लेयर है, वो है अपनी आइडेंटिटी को बदलना, यानी अपने विश्वास, अपने वर्ल्ड व्यू और खुद के बारे में अपनी धारणा को बदलना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा लोग इस डायरेक्शन में उल्टा चलते हैं, यानी वो बाहर से शुरू करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। मैक्सिमम लोग बिहेवियर चेंज को बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं। वो बोलते हैं मुझे वेट लूज करना है, जो आउटकम है, और उसके लिए मैं रोज रन करूंगा, जो प्रोसेस है। लेकिन वो उस इंसान की कोर आइडेंटिटी को नहीं बदलते जो वो असल में है। सबसे इफेक्टिव तरीका है अंदर से बाहर की तरफ आना। इसे ही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। इसे किसी एवरीडे लाइफ के एग्जांपल से समझाइए ना। मतलब प्रैक्टिकली दिमाग में ये स्विच कैसे काम करता है। चलिए 2 ऐसे दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब पहले इंसान को कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो ये काफी रीजनेबल लग रहा है। सही तो कह रहा है वो। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन ध्यान से सोचिए, वो इंसान अभी भी मेंटली खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है, जो बस कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी सेल्फ आइडेंटिटी वही पुरानी वाली है, वो बस अपने बिहेवियर को फोर्स करके बदलने की कोशिश कर रहा है। इससे उसके दिमाग में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और दूसरा इंसान क्या कहता है? जब दूसरे इंसान को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो सीधा कहता है नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है शब्दों में, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये एक छोटा सा सेंटेंस उसकी आइडेंटिटी में आए एक मैसिव शिफ्ट को दिखाता है। वो इंसान अब अपनी पुरानी पहचान से पूरी तरह आजाद हो चुका है। सच तो ये है कि सच्चा बिहेवियर चेंज तभी होता है जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है। आपका गोल को एक किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ मैराथन फिनिश करना नहीं, बल्कि एक रनर बनना होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सच में माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि जब कोई इंटरनलाइज कर लेता है कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो सिगरेट रिफ्यूज करना उसके लिए कोई डेली स्ट्रगल नहीं रह जाता। वो बस उसकी नई नॉर्मल लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। अगर मैं इसको एक इलेक्शन या चुनाव की तरह देखूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है? इलेक्शन वाली एनालॉजी के मतलब कोई भी चुनाव जीतने के लिए हमें 100% वोट्स या यूनानिमिटी नहीं चाहिए होती ना, हमें सिर्फ मेजॉरिटी वोट्स चाहिए होते हैं। तो हम जो भी छोटी आदत फॉलो करते हैं, वो हमारी उस नई आइडेंटिटी के बैलेट बॉक्स में एक वोट डालने जैसा है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है, एकदम परफेक्ट है ना? मतलब अगर मैं रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए गिटार बजा रहा हूं, तो मैं एक म्यूजिशियन हूं वाली आइडेंटिटी के बॉक्स में एक पॉजिटिव वोट डाल रहा हूं। अगर किसी दिन मैं थक गया और प्रैक्टिस मिस कर दी, तो उस एक वोट के ना पढ़ने से मैं इलेक्शन हार थोड़ी जाऊंगा। जब तक मेरे पास मैक्सिमम अच्छे वोट्स की मेजॉरिटी है, मैं इलेक्शन जीतूंगा। यही इस आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपकी हर छोटी आदत आपके दिमाग को प्रूफ देती है कि आप वाकई में वो नए इंसान बन रहे हैं। दिमाग को प्रूफ चाहिए होता है, जो इन छोटे एक्शन से मिलता है। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है ना, तब आपको उस काम को करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप वो काम इसलिए करते हैं
क्योंकि वो अब आपका नेचर बन चुका है। अगर हम इस पूरी डिस्कशन को रैप अप करें तो हमने क्लियरली देखा कि गोल्स और आउटकम्स सिर्फ एक स्पेसिफिक मोमेंट में जीतने के लिए होते हैं, लेकिन अच्छे सिस्टम्स और अपनी इंटरनल पहचान में लाया गया बदलाव ये सक्सेस के गेम को लाइफ लॉन्ग खेलते रहने के टूल्स हैं। हमें सर्वाइवरशिप बायस के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा, एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स की टेंशन छोड़कर उस ट्रेजेक्ट्री या उस दिशा पर ध्यान देना होगा जहां ये 1% डेली इंप्रूवमेंट्स हमें ले जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा करंट लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। हमने आज सिस्टम और आइडेंटिटी की पावर पर बहुत डिटेल में बात की, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा थॉट शेयर करना चाहती हूँ जो सोर्स मटेरियल में छुपा हुआ है और थोड़ा सा शॉकिंग है। शॉकिंग? ऐसा क्या है? इन शानदार आदतों और सिस्टम्स का एक डार्क साइड यानी एक नकारात्मक पहलू भी होता है। वेट, नकारात्मक पहलू? आदतों का नुकसान? ये तो पूरी कॉन्वर्सेशन का एकदम उल्टा हो गया। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का ये एक कड़वा सच है। देखिए, जब कोई आदत बहुत ज्यादा डीप रूटेड और ऑटोमेटिक हो जाती है तो हमारा दिमाग उसे बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पर करने लगता है। इसको माइंडलेस रेपिटेशन कहते हैं। ना बंद कर देते हैं कि उस काम को और बेहतर कैसे किया जाए। इंसान अपनी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने लगता है। आदतें काम को आसान जरूर बनाती हैं, पर वो उस हेल्दी फ्रिक्शन को भी खत्म कर देती हैं जो ग्रो करने के लिए, नया सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि एक बार ठीक ठाक सिस्टम बना लेने के बाद सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम खुद अपनी ही उन अच्छी आदतों के एक माइंडलेस रोबोट बनकर रह जाएं। हम मोशन में तो होंगे पर प्रोग्रेस नहीं कर रहे होंगे। एकदम सही। कॉग्निटिव लोड कम करने के लिए हैबिट जरूरी हैं, पर किसी भी फील्ड में ट्रू मास्टरी या महारत हासिल करने के लिए सिर्फ हैबिट्स काफी नहीं होती। तो सुनने वालों के लिए यहाँ आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये छोड़ते हैं। एक बार जब आपने अपने लाइफ में अच्छा सिस्टम सेट कर लिया तो आप खुद को उस माइंडलेस रेपिटेशन का शिकार होने से कैसे बचाएंगे? क्या सच्ची महारत के लिए आदतों के साथ साथ डिलिब्रेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर की गई कठिन प्रैक्टिस की जरूरत हमेशा बनी रहती है, जहां आप खुद अपने सेट सिस्टम में नए चैलेंजेस डालें ताकि आप और शार्प हो सकें? ये सच में एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। शुरू में हमने उस क्लियर एक्सरे मशीन की बात की थी ना, जहां डॉक्टर एक सेकंड में बीमारी पकड़ लेता है। लेकिन इंसानी जिंदगी और हमारी आदतों की जर्नी ऐसी ब्लैक एंड वाइट एक्सरे रिपोर्ट जैसी नहीं होती। यहाँ हमें कंटिन्यूअसली सिस्टम ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं, निराशा की घाटी को बिना रिजल्ट देखे पार करना पड़ता है, अपनी आंतरिक पहचान को वोट डाल डालकर बदलना पड़ता है, और अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो भी जाएं तो कंटिन्यूअसली इस बात पर नजर रखनी पड़ती है कि कहीं हम अपनी ही आदतों के गुलाम ना बन जाएं। सही बात है। असल में इम्प्रूवमेंट कभी रुकता नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। बिल्कुल। और इसी प्रोवोकिंग विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। अपने सिस्टम्स पर ध्यान दीजिए, उस 1% इंप्रूवमेंट को अपनाइए और हमेशा ये चेक करते रहिए कि आपके बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर आखिर बढ़ कहाँ रहा है।